सैयद कासिम साहब, पॉलिटिक्स में और खास तौर पर चुनाव जब हो रहे होते हैं तो बयानों के मतलब क्या निकाले जाएंगे, और उसमें भी खास तौर पर जब अपोनेंट बीजेपी हो, जो बाल का खाल निकालना बखूबी जानती हो, ऐसे में विपक्षी पार्टियों को अपना बयान बहुत सोच समझ करके देना चाहिए। आपको लगता है कि पहले बीजेपी ने संपत्ति सर्वे की बात को जिस तरीके से उछाला, उसके बाद मनमोहन सिंह के उस स्टेटमेंट की याद दिलाई, और फिर सैम पित्रोदा ने जो बयान दे दिया वो आग में घी का काम कर गया। अब बीजेपी इस मुद्दे को लपक करके जनता के बीच में इस तरीके से पेश कर रही है कि मिडिल क्लास जनता द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को कांग्रेस हड़प लेगी और उसका बंटवारा उन लोगों के बीच में कर देगी जो कि माइनॉरिटीज हैं। तरह तरह से इन बातों को फैलाया जा रहा है। आप क्या मानते हैं, सैम पित्रोदा के बयान को राजनीतिक रूप से कितना सही और कितना गलत मानते हैं? देखिए पंकज भाई, सबसे पहले तो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है कि जो बयान नहीं होता है, जो मुद्दा नहीं होता है, उसको भी कैश करना जानती है। जैसे संसाधनों पर पहला हक मुसलमान का है, ये कभी नहीं कहा गया। सबकी बात करते करते ये भी कहा गया, मुसलमान का भी नाम लिया गया, उसको कह दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को आता है किसी भी मुद्दे को डाइवर्ट करना, उन्होंने किया। डिफेंसिव हो गई भारतीय तो सारी कांग्रेस पार्टी, और उनका प्रवक्ता जब चैनल पर बैठा तो ये कहने लगा कि मुसलमान शब्द हमारे घोषणा पत्र में भी नहीं है। मतलब इतना डिफेंसिव हुए कि जिस वोट के दम पे उनको अपनी खेती काटनी थी उसके नाम से बचने लगे। सैम पित्रोदा की बात को प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उसको प्रचारित किया है, परेशान होने वाली बात तो है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे वक्ता हैं जिसे जादूगर कह सकते हैं आप। किसी भी बात को घुमा देना। पहले चरण के मतदान में 7 से 14% तक जब मतदान कम हुआ तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मतलब जो माथे पे चिंता की लकीरें आ गई। 14% अगर मतदान कम हो गया है तो फिर ये हुआ कि मतदान कम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है। मतदान बढ़ाने के उन्होंने प्रयास किए और उन्होंने चुनाव को उस तरफ ले जाना चाहा जहां से बढ़ सकता है। अब ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति के आगे विपक्ष नतमस्तक है, और सैम पित्रोदा इतनी बड़ी चीज नहीं है राजीव गांधी के मरने के बाद कि सैम पित्रोदा को कांग्रेस का वो चेहरा मान लिया जाए, क्योंकि कहीं हुई बात जो है वो कांग्रेस की बात मानी जाएगी। लेकिन क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस का कोई भी आदमी कुछ भी कहे, उसे हम और आप प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद तो उसको हम बड़ा मानेंगे ही, और वो कांग्रेस के एक बड़े चेहरे के रूप में तो हैं। जब तक राजीव गांधी जिंदा थे, देश में जो क्रांति आई है टेलीकॉम की, वो सैम पित्रोदा की देने, उनका नाम बहुत जानते हैं। अच्छा, पित्रोदा है तो लोग उन्हें क्रिश्चियन समझते हैं। अब ये भी एक बात है कि श्याम नाम है उनका कि सैम नाम है, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। मुझे लगता है कि पहले चरण के 120, 22, 25 सीटों के चुनाव के बाद विपक्ष पर हमलावर होकर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को पूरी तरह से दबा लिया है, और इससे निकलने की छटपटाहट जो है विपक्षी, वो विपक्ष को इधर उधर की बातें करने में मजबूर कर रही है और उसमें और अपना नुकसान कर रही। जैसे कांग्रेस का ये कहना कि हमारे घोषणा पत्र पर मुसलमान भी नहीं है, शब्द भी नहीं है, तो अब मुसलमानों में ये मैसेज दिया कि कांग्रेस तो आपके लिए हम मरे जा रहे हो, कांग्रेस तो हमारा नाम भी नहीं लेना चाहती। कांग्रेस को जो है डिफेंसिव मुस्लिम नाम पे कांग्रेस भी होने लगी। वही तरीका जो अखिलेश यादव का था कि पूरे टिकट घोषित हो गए, उसमें सिर्फ 4 मुसलमान हैं, तो मुसलमान तो अब इस बात को आप मुसलमानों के नाम, मुसलमानों के उम्मीदवार के नाम से बचना चाहते हैं। मुस्लिम लड़ रहा है, उसके चुनाव प्रचार में नहीं जाते हैं। 3 उम्मीदवार थे पंकज जी, इमरान मसूद, उसके बाद आपके मौलाना नदवी, और उसके बाद तीसरे इकरा हसन। 3 के 3 उम्मीदवार में किसी एक के यहाँ नहीं गए अखिलेश यादव प्रचार में। वही हाल कांग्रेस का है। कांग्रेस ने बिहार में मुसलमानों से दूरी बना रखी है, कर्नाटक में बना रखी है, उसके बाद मुसलमानों को आरक्षण भी दिए जा रहे हैं, पिछड़ों का काट के दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें, उनके ये फैसले उनको भारी पड़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जो एक माहौल ध्रुवीकरण का नहीं बना था पहले चरण में, प्रधानमंत्री मोदी इसे उस तरफ ले जाने में सफल हो रहे हैं, और उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है, उसकी लग रहा है पीछे वो भी उसी पे खेलना चाहते हैं। जी हाँ, शाहनवाज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए पंकज जी, बिल्कुल अभी जैसा सैयद साहब ने कहा, मैं भी ये मानता हूं कि ये तो एक सेल्फ गोल हुआ है
कांग्रेस को कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका ओपोनेंट कौन है। मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर के नाते बार बार बोलता हूं कि आपको रणनीति अपने हिसाब से नहीं बनानी चाहिए, आपको रणनीति बनानी चाहिए आपके विरोधी के हिसाब से। जब विरोधी इतना ताकतवर है, उसकी मैकेनिज्म मशीनरी बहुत स्ट्रांग है, उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा एक लीडर है, तो उन्हें आप कोई भी मौका ना दें गोल करने का। और यहाँ सैम पित्रोदा जी ने एक सेल्फ गोल करने का मौका दिया, जबकि उन्होंने जो खंडन किया है, जो बात उन्होंने कही है, तार्किक रूप से अगर मैं बात करूं तो सिद्धांतिक रूप से मैं भी इस बात पे सहमत हूं कि अगर उन्होंने अरबपतियों की बात की, अमीरों की बात की, तो अमीरों की संपत्ति में अगर एक लिमिट होनी चाहिए, जैसे गरीबी रेखा एक अमीरी रेखा होनी चाहिए, मैं भी सैद्धांतिक रूप से ये बात मानता हूं। लेकिन चुनाव के बीच में सैम पित्रोदा जैसे व्यक्ति का ये बात बोलना यकीनन ये कांग्रेस के लिए नुकसान की बात है। और नरेंद्र मोदी जी इसको उठा रहे हैं, तो ये मैं समझता हूं इसमें कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि नरेंद्र मोदी जी तो इसको उठाएंगे ही, और हर नेता को उठाना ही चाहिए था। विपक्ष की कोई भी गलती का मौका कोई भी ऐसा नेता क्यों छोड़ेगा जो उन्हें, मतलब कहते हैं ना कि उन्हें तो जरूरत थी इस समय पर ध्रुवीकरण करने के लिए, कोई मौका मिल जाए, कोई मुद्दा मिल जाए, वो मनमोहन सिंह का वो बयान लेकर के आए जो कि उन्होंने कहा भी नहीं था। लेकिन अब क्योंकि मैनिफेस्टो में लिख दिया गया कि हम संपत्ति का सर्वे कराएंगे, और नरेंद्र मोदी जी ने ये बात बोली कि मनमोहन सिंह जी ने कहा कि पहला अधिकार मुसलमानों का या माइनॉरिटीज का रहेगा, और अभी सैम पित्रोदा का ये कह देना कि मरने के बाद भी जो संपत्ति उस पर टैक्स लग जाए, तो अगर तीनों को क्रोनोलॉजी अगर हम समझेंगे तो जनता के मन में ये संशय जरूर जाएगा कि कांग्रेस क्या उनकी संपत्ति लेने वाली है या कोई ऐसा टैक्स लगाने वाली है, या कांग्रेस को मौका दिया जाए ना दिया जाए। दूसरी बात, जैसा सैयद साहब ने कहा, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि मुसलमान नाराज होगा। प्रॉब्लम यह है मुसलमान के पास कोई विकल्प नहीं है, वो रो ले, झगड़ ले, कहीं भी कुछ भी कह ले, कांग्रेस ये कहते कि हम मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं करें, तो भी उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि उनको मालूम है अल्टीमेटली हमें बीजेपी के खिलाफ वोट करना है। जो मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था, जो बीजेपी को हरा रहा होगा मुसलमान उसको वोट करेगा, चाहे वो कांग्रेस का उम्मीदवार हो या समाजवादी का हो। वो प्रचार करने जाए ना जाए इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, और गरीबों को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि सैम पित्रोदा क्या कह रहे हैं या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या लिखा है। बल्कि मैं समझता हूँ मैनिफेस्टो पे ज्यादा चर्चा बीजेपी को नहीं करनी चाहिए। बार बार मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो कह करके, मैंने भी मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा था, मुझे भी मैनिफेस्टो मंगा करके पढ़ना पड़ा कि आखिर ऐसा उसमें लिखा क्या है। तो अननेसेसरी इसको ज्यादा प्रचार ना करके नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से सैम पित्रोदा या कांग्रेस की नीतियों पर बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ठीक कर रहे हैं। और ऐसा हर विपक्ष के नेता को, वो विपक्ष है ना भाई, कांग्रेस के विपक्ष में बीजेपी और विपक्ष में बीजेपी के कांग्रेस है, तो अगर मान लीजिए इस समय पर कांग्रेस सत्ता में होती और बीजेपी के नेता ने कुछ ऐसा कहा होता, तो क्या वो उसको नहीं उठाते? तो नरेंद्र मोदी जी ठीक कर रहे हैं, जो एक परिपक्व नेता को करना चाहिए। और कांग्रेस यकीनन बैकफुट पर है, और ये गलत बयान है, और टाइमिंग गलत है इसका, और कहने का तरीका भी गलत है, जो उन्होंने बाद में स्वीकार भी कर लिया और खंडन भी किया अपनी बात का। बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है, देखिए एक बात को लेकर के कल भी हमने ये बाइट चलाया था कि उसमें मनमोहन सिंह ने ये बात कही थी, माइनॉरिटीज बोली थी, और उसमें पर्टिकुलरली मुस्लिम्स यूज किया था। इसलिए ये बात कल हमने 2 बार इस बाइट को रिपीट करके सुनाया था। अनुपम जी भी कल हमारे प्रोग्राम में थे। शहनवाज भाई, कल इस बात पे बड़ी बहस हो गई थी कि उन्होंने मनमोहन सिंह ने नहीं कहा, फिर उसके बाकायदा वीडियो चलाया गया और जिसमें वो कहते हैं अल्पसंख्यक विशेष तौर से मुसलमानों का पहला हक है, और पूरी बाइट पंकज जी ने चलाई, इसलिए इस पे तो हम बात ना करें कि कहा या नहीं कहा। आप पंकज जी प्लीज कर दीजिए। हाँ, सवाल ये उठता है कि देखिए कई सारे ऐसे संवेदनशील मुद्दे होते हैं, और संवेदनशील मुद्दे से बचना बेहद जरूरी होता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ऐन वक्त पर ऐसा सेल्फ गोल करती है कि वो अपने विपक्ष, खासतौर पर बीजेपी जैसी माइटी अपोनेंट को बड़ा मुद्दा थमा देती है। कहा यह जा रहा था कि बीजेपी के पास कोई बड़ा ऐसा मुद्दा हाथ नहीं लग रहा इस चुनाव में, इसलिए वोटर उदासीन दिख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों से बीजेपी ने इस मुद्दा को उठाना शुरू किया, सैम पित्रोदा के इस बयान ने आग ही लगा दी। डॉक्टर गिरीश शर्मा, आप क्या मानते हैं, सैम पित्रोदा क्या कांग्रेस के लिए दूसरे मणिशंकर अय्यर साबित होने वाले हैं? आपने जो चर्चा के शुरुआत में कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि जब चुनाव चल रहा है तो कांग्रेस को ऐसी बातें उठाने से बचना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि उनके नेता राहुल गांधी जी लगातार फाउल प्ले पर हैं और कुछ ऐसी चीजें उठा देते हैं जिनका फायदा नरेंद्र मोदी जी जैसा
होशियार आदमी आराम से उठा ले जाता है। वही इस वक्त हो रहा है। राहुल जी ने अभी 3 दिन पहले विपक्ष की एकता को भी ध्यान में नहीं रखा और केरल के मुख्यमंत्री पे ही सवाल उठा दिए। आज उन्होंने इस तरह के सवाल उठा दिए संपत्ति को लेकर के। उनको इस समय इससे बचना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि कांग्रेस की ये इस समय की कांग्रेस की आर्थिक जो फिलॉसफी है उसके अनुकूल ये सवाल नहीं है। क्योंकि हम लंबे समय से देख रहे हैं कांग्रेस नेहरूवियन इकोनॉमिक पॉलिसी से बहुत दूर जा चुकी है। इस देश को एक समाजवादी व्यवस्था की जरूरत है। नेहरूवियन समाजवाद, भगत सिंह का समाजवाद जो ये कहता है कि सबको सबकी क्षमता के अनुसार और सबकी आवश्यकता के अनुसार, उससे कांग्रेस बहुत दूर जा चुकी है। वो अगर उनसे पूछा जाए कि आप नेहरू की थ्योरी की रक्षा क्यों नहीं करते, तो वो बोलते हैं कि नेहरू तो बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे, तो उन नेहरू जी की नीतियों से उन्होंने अपने को काट लिया है। लेकिन आज चुनाव के वक्त में वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। रहा सेम पित्रोदा जी की बात, ये बड़े विद्वान हो सकते हैं लेकिन जमीनी हकीकत नहीं जानते। वो अमेरिकी मॉडल के चैंपियन रहे हैं। ये हम राहुल गांधी जी के बारे में जमाने में भी देख चुके थे और राजीव गांधी जी के जमाने में हम आज भी देख रहे हैं। आज उन्होंने बेवजह, जैसे कि उन्होंने अय्यर साहब ने जिस तरह नीच वाला मुद्दा उठा दिया था, इस अमेरिका से की नीति का एक टुकड़ा उठा करके आज हिंदुस्तान में फेंक दिया। वो ये नहीं जानते कि हिंदुस्तान के व्यक्ति को निजी संपत्तियों से, खास तौर से उच्च और मध्यम वर्ग को कितना प्रेम है। यही कह करके कि हमारी संपत्तियों को छीन लेंगे, आपकी संपत्तियों को छीन लेंगे, कम्युनिस्टों के खिलाफ पूंजीवादी शक्तियों ने प्रचार किया और आज देश में कम्युनिस्ट उस तरह से नहीं फैल पाए, पनप पाए जिस तरह से उनको फैलना चाहिए था। तो सैम पित्रोदा और राहुल गांधी ये गलती कर रहे हैं, पहले बोलते हैं फिर पलट जाते हैं, इससे उनका नुकसान हो रहा है। अच्छा होता वो ये मुद्दे उठाते कि 27% बेरोजगारी है, 23% महंगाई है, अपनी आर्थिक स्थिति के चलते किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, अग्निवीर हैं, पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी लोग लड़ रहे हैं। ऐसे मुद्दों को अगर वो उठाते तो शायद उन्हें चुनाव में ज्यादा फायदा होता। वो दूसरे तरह के मुद्दों को उठा करके मोदी जी को मौका दे रहे हैं और पहले दौर के चुनाव में जो कम मतदान हुआ उससे मोदी जी चाहते हैं कि वो स्थिति सुधरे और वो विभाजनकारी मुद्दों को फिर से हवा देने में लग गए हैं।